أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो शेयर हम लोग फर्स्ट में बाय करते हैं, सेल करते वक्त उसी ही शेयर पहले सेल होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एफईएफओ और एलआईएफओ। मैं पहले ही बताया था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिफो और फीफो जनरली की अलाउड नहीं है, फिर भी हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम सुनेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग फीफो के बारे में समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए जो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जी, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो स्टॉक हमने पहले खरीदे थे उसी स्टॉक को ही पहले सेल होगा। ठीक है सर, इसी स्लाइड में रहने दीजिए। फीफो का कंसेप्ट यह होता है, फीफो के अकॉर्डिंग स्टॉक को एज्यूम किया जाता है, यानी जिस ऑर्डर में हम बाई करते हैं उसी ऑर्डर में ही सेल होगा, यानी ओल्ड स्टॉक को पहले सेल होता है और जो स्टॉक अभी तक सेल नहीं हुआ है यानी अनसोल्ड स्टॉक, उनकी वैल्यू प्राइस पर की जाएंगी जिस प्राइस पर उन्होंने सबसे रिसेंट टाइम में परचेस करेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड। जी नेक्स्ट स्लाइड आ गया ना? हो गया। जी 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 हो गया सर। और फीफो इन रियल लाइफ एग्जांपल में चलिए सर। ये बता दिया सर। एक्चुअली ये फीफो के अकॉर्डिंग स्टॉक हम लोग एज्यूम करते हैं, यानी जिस के अकॉर्डिंग हम बाय करते हैं उसी तरह ही सेल होगा। ठीक है, अब आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। तो देखिए हम लोग जब एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो जो बंदा पहले लाइन में आगे आता है उसको ही पहले सर्विस मिलता है। ठीक है, राशन के लाइन में भी वैसा ही होता है, जो पहले आता है उसको ही पहले सर्विस मिलता है। फीफो भी इसी लॉजिक पर ही काम करता है। ठीक है सर, आगे चलिए। ये भी बता दो, जो बंदा एटीएम के डोर में से पहले घुसा, अपना पैसा ले लिया, वही पहले बाहर आता है। ठीक है, हाँ 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 सर। अब आते हैं लीफो के कंसेप्ट पर। लीफो में लास्ट परचेस हुआ स्टॉक पहले सेल होता है। ये मेथड कुछ कंट्री में टैक्स के लिए अलाउड नहीं होता है। बेसिकली हमारे इंडिया में लीफो और एफईएफओ का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक कंपनी, उसका प्रोडक्शन, ठीक है, कोई कंपनी से जब वेयर हाउस में लेके जाते हैं तो जो फर्स्ट प्रोडक्शन है वो वेयर हाउस में पहले रखा जाता है, लेकिन जो लास्ट इन होता है वो क्या होता है, वो पहले आउट किया जाता है। तो लिफो इसी तरह काम करते हैं, जो पहले इन होता है वो पहले नहीं होता है, जो सबसे लास्ट इन होता है वो ही सबसे पहले आउट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग समझेंगे कि फीफो, लिफो और एफईएफओ का कॉन्सेप्ट। देखिए अगर प्राइस स्टेबल हो तो फीफो और लिफो का रिजल्ट सिमिलर हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए आप जनवरी में
10 यूनिट्स 100 रुपए के भाव से आप 10 क्वांटिटी आप स्टॉक ले लिए हो, ठीक है। फरवरी में सेम 100 रुपया में ही आप 10 क्वांटिटी आप ले लिए हो, ठीक है। उसके बाद मार्च में फिर से आप 10 क्वांटिटी 100 रुपया के भाव में आप ले लिए हो, तो टोटल यूनिट्स कितना हो गया 30, ठीक है। लेकिन हर एक का प्राइस 100 से ही आपने लिया है। अब मान लीजिए उसने 20 यूनिट्स अगर सेल कर दिया, तो फीफो का हिसाब से पहले जो जनवरी में आप 10 यूनिट्स लिए थे, उसको आप जब सेल करने जाएंगे तो 10 इंटू 100 यानी 1000 होगा। और फिर से वही फरवरी में जब आप जो 10 क्वांटिटी आपने लिए हो, उसी को आप सेम क्वांटिटी आप अगर सेल करने जाएंगे तो वो 100 रुपए के भाव में ही बिकेगा। यानी प्राइस अगर सेम रहता है तो फीफो और लिफो का रिजल्ट जो होता है वो सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो अब आते हैं, यहाँ पे मैं एक पहले ही बता एग्जाम्पल, दिया कलमुद्दीन भाई एक जी एग्जाम्पल में समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए। हाँ, जी मैं एक शेयर ले रहा हूँ 100 रुपीज पे। सपोज मैं आफ्टर 9 मंथ्स और 10 मंथ्स उस शेयर का प्राइस ज्यादा वेरी नहीं हुआ है, ना ही इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है। सपोज 100 की जी जगह वो 99 या 101 आया, तो लीफो और फीफो जो है, तो जब हम सेल करेंगे जो प्रॉफिट हमारा आएगा उस प्रॉफिट में उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। और जी टैक्स जी जो जी हमें पे करना है, टैक्स में भी उतनी वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो लीफो और फीफो जो हम यूज करते हैं, तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर मैंने आज एक स्टॉक ले लिया 100 रुपीज का, और मैं 6 महीने के बाद वही स्टॉक ले रहा हूं 150 का, तो अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर लेता हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर लेता हूं, तो मैंने 100 स्टॉक्स ले लिए 100 रुपीज पर, और 6 महीने के बाद और 100 लिए 150 के भाव पर। तो अब आफ्टर 6-7 मंथ या 8 मंथ या 1 साल के बाद मैं 100 शेयर्स बेच रहा हूं। जब मैं 100 शेयर्स बेच रहा हूं, तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल है, उससे मेरे पहले 100 वाले शेयर जो 100 के भाव पे मैंने लिए थे वो सेल हो जाएंगे, और जो जी जिस जी भाव पे मैं बेच रहा हूं, तो मेरी डिफरेंस 100 और जिस भाव पे मैं बेच रहा हूं वो मेरा प्रॉफिट रहेगा। अंडरस्टूड हो गया? अगर ये मैं यही आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं भाई, ये इन डिटेल्स फीफो का डिस्कस करने वाला हूं। मैं जस्ट समझा रहा हूं कि फीफो और लिफो सेम प्राइस टेबल रहेगा, तो इनका फीफो और लिफो का रिजल्ट सिमिलर ही रहता है। अभी के लिए आप इतना ही इनफ है। चलो कंटिन्यू कीजिए आप, ठीक है। जी जी सर नेक्स्ट कीजिए। अब फीफो और लिफो के अंदर क्या डिफरेंसेस है, देखिए। फीफो में ओल्ड स्टॉक पहले सेल होता है, और राइजिंग प्राइस में फीफो से प्रॉफिट ज्यादा दिख सकता है। दूसरी तरफ लिफो में क्या होता है, न्यू स्टॉक पहले सेल होता है और राइजिंग प्राइस में प्रॉफिट कम दिख सकता है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं फीफो वर्क एग्जांपल टेबल, जो बिलाल भाई ने बोल रहा था। अब देखिए इस स्लाइड में, देखिए इस स्लाइड में फीफो का जो कैलकुलेशन एग्जांपल दिया गया है। अब मान लीजिए 1 मार्च में आप 25 रुपया के भाव में आप 30 स्टॉक बाय किए हो, ठीक है। तो 30 इंटू 25 कितना हो गया, 750 रुपीज। 5 मार्च में आप 20 क्वांटिटी ले लिया 25 के प्राइस में। सॉरी, 5 मार्च को आप
20 रुपए के भाव में, सॉरी 25 रुपए के भाव में 20 क्वांटिटी आपने क्या किया, सेल कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, आपने पहले 30 क्वांटिटी लिए थे, अब आप 20 क्वांटिटी सेल कर दिए हैं। ठीक है, तो बाकी कितना रह गया, 10 क्वांटिटी रह गया। ठीक है, जो आप जब आप 20 शेयर सेल करेंगे तो कितने के भाव में वो बेचा जाएगा, 25 के भाव में वो बेचा जाएगा। ठीक है, बाकी 10 क्वांटिटी आपके डीमार्ट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद 8 मार्च को आप 30 रुपए के भाव में आप 20 क्वांटिटी आपने फिर से बाय कर लिया। ठीक है, तो आपके डीमार्ट में जो 10 शेयर्स पहले ही पड़े थे वो 25 रुपया प्लस आपने अभी जो 20 शेयर 30 रुपए के भाव में लिए थे वो सारे एक मिला के 850 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 10 मार्च को आप वहीं से 15 क्वांटिटी आपने क्या किया, सेल कर दिया। तो फीफो के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो पहला 10 शेयर कितने भाव में बेचा जाएगा, 25 के भाव में बेचा जाएगा। ठीक है, बाद में 30 के भाव के जो स्टॉक है वो सेल होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट कीजिए। देखिए इस स्लाइड में फीफो का जो स्टेप मैंने पहले बताया था जो टेबल में, ठीक है, इसका जो प्रैक्टिकल वर्किंग दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले हमारे पास बिगनिंग स्टॉक होता है। जैसे एग्जांपल 30 शेयर 25 रुपए के भाव में आप ले लिए हो। ठीक है, उसके बाद 5 मार्च को 20 शेयर्स आपने सेल कर दिए हो। ठीक है, अब फीफो के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले बाय किया हुआ वही सबसे पहले सेल हो जाएगा। तो 25 वाला शेयर से ही सेल होगा। फिर 8 मार्च को 20 शेयर 30 पर आपने बाय किया, फिर से बाय किया। अब टोटल स्टॉक मिक्स हो गया है, कुछ ओल्ड कॉस्ट और कुछ न्यू कॉस्ट। ठीक है, फिर से 10 मार्च को आपने वो स्टॉक सेल कर दिया हो। फिर फीफो रूल के फॉलो करते हुए पहले जो रिमेनिंग ओल्ड स्टॉक सेल होगा, उसके बाद न्यू स्टॉक सेल होगा। एंड में जो स्टॉक बचेगा वो लेटेस्ट प्राइस्ड कॉस्ट पर वैल्यूड होगा। इसी तरह फीफो ओल्ड स्टॉक को पहले रिमूव करता है हमारे डीमैट अकाउंट से, उसके बाद बाकी जो स्टॉक रहता है वो एंडिंग इन्वेंटरी यानी हमारे डीमैट में रहता है। सर नेक्स्ट। देखिए अब आते हैं ये जो हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड हम आज डिस्कस कर रही है, इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस फीफो के अकॉर्डिंग कौन सा शेयर कब खरीदा गया कब बेचा गया इसका हिसाब रखा जाता है। अलग अलग डेट में डिफरेंट प्राइस पर खरीदा गया शेयर्स पहले कौन सा शेयर डीमार्ट से निकला जाएगा वो तय किया होता है। कितना प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और कितना टैक्स पे करना पड़ेगा वो टैक्स किस कैटेगरी में आएगा वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में मेन 2 तरह की टैक्सेशन लागू होता है। एक होता है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ओके, अगर आप शेयर 12 महीने से कम आप होल्ड किया तो वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा। ठीक है, अगर 12 मंथ से ज्यादा आपने होल्ड किया वो स्टॉक तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आएगा। अब इसी करंट रूल के अकॉर्डिंग
हमारे इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नियर अबाउट 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्रॉक्स 12 यानी 12.5%, 12.5। इसका भी एक्सेप्शन है। 1.25 लाख के बाद आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 1.25 लाख आपको एग्जम्पशंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, एक लाइन, एक इंपॉर्टेंट लाइन छूट गया। गलत फीफो कैलकुलेशन टैक्स नोटिस का रीजन बन सकता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से इस सेशंस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो फीफो का रूल ये कब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आया है? ठीक है, ये लीगल फाउंडेशन ऑफ फीफो है। इंडिया में फीफो लीगली सपोर्टेड है। सिक्योरिटी एंड डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में लागू हुआ था। इनकम टैक्स एक्ट 1996 में लागू हुआ था और सीबीडीटी सर्कुलर्स फीफो फॉलो करना मैंडेटरी बनाते हैं डिमाट ट्रांजैक्शन में। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब पहले जो बता रहे थे, ये जो टेबल है, ये टेबल फीफो टैक्स कैलकुलेशन में यूज होता है। अब देखिए, जनवरी 2024 में आप 200 क्वांटिटी में आप शेयर्स बाय किए हो। कितने भाव पे? 50 रुपया भाव पे। और उसको कब सेल किए हो? फरवरी 2025 में। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टॉक कितना था? 200। अपने बाय किए थे 50 रुपीज पर और सेल किए हो कितने पे? 100 पे। तो प्रॉफिट आप कितने परसेंट किए हो? 100%, यानी आपका 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। अब आप जनवरी 2024 में आपने बाय किए थे और फरवरी 2025 में आप सेल किए हो, तो आपने जो स्टॉक का होल्डिंग पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर, यानी इसके अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स को पे करना पड़ेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप जुलाई 24 में 200 क्वांटिटी शेयर बाय किए हो। कितने रुपए में? 60 रुपए में। और उसको आप कब बेच दिए हो? फरवरी 2025 को। तो 200 शेयर आप बाद में 60 रुपए में आपने खरीदा और 100 रुपए में आपने बेचा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 8,000 रुपया। लेकिन आपका होल्डिंग पीरियड कितना था? लेस देन 1 ईयर, तो इसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा। ठीक है, तो ऐसे ही फीफो का टैक्स कैलकुलेशन ऐसे होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए। अगर हम सेम डे शेयर सेल और बाय करते हैं तो वो इंट्राडे माना जाता है, जो हमारे लिए नॉन शरिया है। ठीक है, इंट्राडे का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है अलग तरीके से, ये होल्डिंग एवरेज के कोई इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, मान लीजिए आपके डिमाट में किसी भी एबीसी का एक स्टॉक होल्डिंग है, 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी होल्डिंग है। आप क्या किया, आप अगर देखे हैं कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो हम वो 100 स्टॉक से मान लीजिए हम लोग 50 स्टॉक क्या किया, सेल कर दिया और स्टॉक वो नीचे चले गए। ठीक है, जब नीचे आ गए तब हम फिर से बाय कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हम करते हैं ये इंट्राडे के अंदर आते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए नॉन शरिया है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को बचना है।
तो फीफो इतना ही है। मैं कंक्लूजन में एक चीज बोलना चाहता हूं कि फीफो स्टॉक मार्केट टैक्सेशन के एक इंपॉर्टेंट रूल है जो करेक्ट प्रॉफिट और टैक्स कैलकुलेशन में हेल्प करता है। हर इन्वेस्टर को फीफो को कंसेप्ट समझना चाहिए ताकि वो बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। ठीक है जी बिलाल भाई, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो इसके ऊपर, वरना आप हाँ, मैं इस स्लाइड पर थोड़ा और बता देता हूँ। जी 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 अब हाँ, ये स्लाइड ही रहने दीजिए। ये जी स्लाइड एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी 100 स्टॉक्स हैं मेरे डीमैट में। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा आज सपोज मैंने वो 1 साल पहले लिए थे और आज मैं प्रॉफिट में हूँ, मैंने उनको बेच दिया 100 या 100 में से 50 बेच दिए प्रॉफिट पर, ठीक है। लेकिन बाय द इवनिंग वो स्टॉक नीचे चला गया। कुछ लोग क्या करते हैं, वो फिर से अभी तो सेल किया, मॉर्निंग में सेल किया, प्रॉफिट पे बेच दिया, लेकिन उसका उस स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया। जब वो नीचे आता है, कुछ लोग उसको फिर से बाय कर देते हैं। वो सोच रहे हैं कि पहले वाले स्टॉक्स मेरे होल्डिंग से चले जाएंगे और मैं जो नए एडअप कर रहा हूं ये कल मेरे डीमैट में अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ब्रोकर क्या काम करता है, ये लाइन मैंने ब्रोकर के वेबसाइट से लिया हुआ है। वो क्या काम करते हैं, वो इसको ट्रीट करते हैं एज इंट्राडे ट्रांजैक्शन। जितना आपने सेल किया मॉर्निंग में अपनी होल्डिंग से और जो आपने बाद में फिर से बाई किया, उसको नेटिंग करते हैं और उसको कंसिडर करते हैं एज इंट्राडे। और जो हमारे लिए नॉन शेरिया है, तो हमें या तो कोई दूसरा डीमैट अकाउंट यूज करना चाहिए फिर से दोबारा बाई करने के लिए, या इसको अवॉइड करना चाहिए। जी जी भाई, आप नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी लोग जो कई बार ये सवाल आता है, मेरी आवाज आ रही है कि बिलाल भाई सबको? जी 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 आ रही है। आप अगर क्लिक करेंगे, आप अगर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये जीरोधा की साइट पर ले जाएगा। मैंने अच्छा। लिंक रखा था, तो जीरोधा की साइट पर यही लाइन लिखी है कि आप नहीं जा अगर रहा है ये क्लिक, एक्चुअली ना उससे करना पड़ेगा आपके। मेरा वाला जो है ना, हाँ ये वाला जो सिस्टम पे बैठा हूँ, ये कैनवा पे ना, वो मुझे नहीं होगा, मोबाइल की स्क्रीन से होगा ये यहाँ वाली स्क्रीन से नहीं होगा ये क्लिक। देखो चलो मेरा ठीक है, कर्सर जा रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। ये ग्रुप में शेयर कर लेते हैं लिंक, तो सारे पढ़ेंगे। क्या यहाँ पे होल्डिंग का मतलब है, मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं जो मैं सेल कर रहा हूँ एट प्रॉफिट, लेकिन इन द इवनिंग मुझे लगा कि इस स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया, मैं फिर से बाई करूंगा। अगर बाई किया तो वो ट्रीट की जाएगी वो एंट्री एज एन इंट्राडे और जो नॉन शेरिया है। तो हमें मैं इससे इसको ना एक सिंपल वे में बता देता हूं मैं। आपके पास हिंद कॉपर के शेयर थे, आपने बोला मैंने सीडीएसएल में आने के बाद ही सेल करा, ये आपका डीमैट अकाउंट है। बैक एंड में ये स्टॉक सीडीएसएल में थे, हो सकता है आपने एक दिन पहले लिया तो भी सीडीएसएल में 11-12 बजे तक आ जाता है, शायद 10 दिन पहले लिए, 5 दिन पहले लिए होंगे। सुबह सुबह आपने देखा, जैसे कि जुमे के दिन आप इस हिंद कॉपर स्टॉक पे 20% प्रॉफिट में थे। सुबह के 10 बजे से स्टॉक गिरने लगा, वो ऑलमोस्ट 2 बजे तक 10% गिरा। बोलो कितने बजे तक कितना गिर गया, बोलो भी समझ रहा? आप 20% प्रॉफिट में थे। जैसे आपने सुबह में 10 बजे देखा कि स्टॉक गिर रहा है, आपने मारा सेल बटन, आपने मारा जितने भी आपके स्टॉक्स थे 100 सेल बटन मारा, तो सेल आपका 20% से 18% के प्रॉफिट पे सेल हो गया। आपका वो स्टॉक चला जाता है वेटिंग एरिया में, वो स्टॉक जाता है, पहले याद रख लो इसको वेटिंग एरिया कहता हूं मैं, मतलब आपके होल्डिंग से हटकर वो पोजीशंस में दिखाता है। पोजीशंस मतलब ये स्टॉक मार्क्ड है, मार्क्ड मतलब अब आप इस स्टॉक्स को बेच दिए हैं, अब ये 3:30 बजे के बाद जब मार्केट बंद होगा 4 o'clock और 4:30 के बीच में वो क्लियरिंग एजेंसी इसको हटा देंगे। इसका पैसा भी आपके डीमैट के फंड्स में डाल दिया गया था, 100% रिफंड, मतलब फंड आ जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि भाई जरा दिल बोल रहा है 2 बजे तक तो 10% गिरा, 2:30 बजे से ये वापस रिकवरी कर रहा है। तो जब वो क्या करेगा कि जैसे वो रिकवरी करेगा
अब जैसे कि कोई स्टॉक समझ लो कि आपने हिंद कॉपर 100 रुपए का स्टॉक लिया था, 118 रुपए पे आपने बेचा, देखा कि 20% का प्रॉफिट था और जो है ना 20% से गिरने लग गया तो आपने 118 पे सेल कर दिया। अब वापस अब वो जो स्टॉक 100 रुपए के 110 रुपए पे गया होगा क्योंकि 10-12% गिरा तो रिकवर कर रहा है। अब 112 रुपए पे जब वो वापस एक रिकवरी दे रहा है तो बोलता है दिल ललचा रहा है कि मैं वापस 100 स्टॉक खरीद लूंगा सेम डीमैट से। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, नए शेयर्स नहीं आते, वही शेयर जो आपके मार्क द पोजीशन फॉर सेल उसको ले लिया जाएगा, इसका डिफरेंस अमाउंट का प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा, स्टॉक सेम सेल वाले स्टॉक से बाय आप कर लेते हैं। ये होता है इंट्राडे। कई सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, उनको टेक्निकली नहीं पता, शरिया नहीं पता। टेक्निकल में बताता हूं, शरिया उलमा इकराम बताते हैं, यहाँ पे ये मामला रोजाना होता है। होल्डिंग से शेयर पोजीशन में जाते हैं और वही 100 शेयर वापस आ जाते हैं, जो प्राइस में आपने सेल करा, जो प्राइस में बाई करा, उसका डिफरेंस अमाउंट आपको एज ए प्रॉफिट दिया जाता है। जी, आई थिंक आई एक्सप्लेन हियर, करेक्ट है बिलाल भाई? जी जी, यहाँ पे फीफो का जो ये कंसेप्ट है वो लागू नहीं होता है, वो इससे परहेज करें। फीफो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है एज वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सेकेंडरी डीमैट का कंप्लीट करें। अब हम सेकंड टॉपिक पे सेकेंडरी डीमैट अकाउंट पे आ जाते हैं कि ये सेकेंडरी डीमैट अकाउंट होता क्या है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है। आप नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। ये एक एडिशनल डीमैट अकाउंट होता है किसी ब्रोकर के पास। ऑलरेडी हमारे पास डीमैट अकाउंट है, किसी की माइक ओपन है तो बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है। हाँ, ये एक एडिशनल अकाउंट है जहां पे हम अपने शेयर जो अपने ऑलरेडी खरीदे हुए होते हैं उन शेयर्स को हम बैकअप में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं वो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। एक तो टैक्स प्लानिंग के लिए मैं एज एन एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने कोई स्टॉक ले लिया, वो उसको मेरे डीमैट में 10 महीने हो गए। 10 महीने के बाद मैं फिर से और कुछ खरीद रहा हूँ उसी स्टॉक के। अब जब मैं सेल करने लगूंगा 1 साल के बाद, जब मैं सेल कर या सपोज 9 या 11 मंथ्स में मैं सेल कर रहा हूँ स्टॉक को, 2 बार मैंने स्टॉक्स लिए थे। एक बाइंग को मेरे सपोज 9 मंथ्स हो गए, सेकंड बाइंग को 1 मंथ हो गया। तो अब जब मैं सेल करूंगा तो जो 9 मंथ्स जो हमने अभी तक पढ़ा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो 9 मंथ्स पहले मैंने लिए थे वही स्टॉक्स मेरे सबसे पहले सेल हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो मैंने 1 मंथ पहले लिए थे मैं वही स्टॉक्स अपने डीमैट से निकालूं। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो 9 मंथ्स पहले निकाले, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल इसलिए लागू किया ताकि उनका प्रॉफिट हो जाए। जो शेयर मैंने 9 महीने अपने डीमैट में रखा वही सेल हो जाएंगे और मुझे खाली 3 महीने और रखने थे तो मेरा टैक्स जो 20% लग जाता वो 12.5 ही हो जाता मेरी अर्निंग्स पर। तो लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 9 मंथ्स वाले ही चले जाएंगे। तो अब ब्रोकिंग एजेंसीज ने एक हमारे लिए एडिशनल फैसिलिटी दे दी है, एक अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम पुराने जो शेयर्स लिए होंगे उनको स्टोर कर सकते हैं और जो नए शेयर्स हमने रिसेंटली लिए हैं उनको ही हम बेच सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक सेकेंडरी अकाउंट ओपनिंग का। और एक दूसरा बेनिफिट है कि हम एवरेजिंग कर लेते हैं। एज एन एग्जांपल मैं समझा देता हूं। मैंने एक शेयर ले लिया 100 रुपीज पे। अब 5-6 महीने के बाद उसका प्राइस 50 रुपीज पे आ गया। अब 50 रुपीज पे आ गया तो मैं यहाँ पे एवरेजिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ, सपोज 100 शेयर्स लिए थे, अब मैं और 50 कांटी ऐड कर रहा हूँ तो मेरी एवरेज प्राइस जो आती है वो 75 आ जाती है। लेकिन मैंने अपने सेटअप पे ले लिया, शेयर आगे मतलब इंक्रीज हुआ शेयर प्राइस, लेकिन वो 75 पे नहीं आ रहा है, वो 70 पे आ रहा है या 68 पे आ रहा है और वहां से नीचे चला जाता है। और जो मैंने एडिशनल कैपिटल लगाया है स्टॉक में मेरा वो भी फंस जाता है एवरेजिंग की वजह से। तो यहाँ पे भी मैं ये सेकेंडरी अकाउंट को यूज कर सकता हूँ
मैं वो समझा देता हूं थोड़ी देर में कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ताकि जो हम एडिशनल कैपिटल लगा देते हैं एवरेजिंग के लिए, वो कैपिटल भी हमारे जो पापी स्टॉक्स हैं उसमें न फंस जाए। ये मेन दो एडवांटेजेस हैं इस सेकेंडरी अकाउंट के। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिलाल भाई कंटिन्यू करें। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं डॉक्टर साहब। जो ब्रोकर्स हैं, जो जीरोधा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज और कोटक सिक्योरिटीज ये फैसिलिटी दे रहे हैं, अभी तक सिर्फ इन 4 ब्रोकर्स ने ये लाइव किया है। तो कुछ टाइम में बाकी ब्रोकर्स भी ये फैसिलिटी लेके आएंगे, लेकिन हमें इस फैसिलिटी के क्या एडवांटेजेस हैं हमारे लिए, वो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल जीरोधा का लिया हुआ है। जो जीरोधा फैसिलिटी दे रहा है वो हमारे काइट, जो मोबाइल एप्लीकेशन काइट है, वहां से नहीं मिलेगा। हमें लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे उनकी जीरोधा की वेबसाइट पे जाना है। जब हम वहां पे कंसोल से लॉगिन करेंगे तो वहां पे अकाउंट्स में जाना है, वहां पे डीमैट में सेकेंडरी करके एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमें नॉमिनीज की डिटेल्स एंटर करने हैं। उसके बाद जैसे हमने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, वैसे ही ऑनलाइन ओपन किया होगा सबने, तो वैसे ही हमें वो इलेक्ट्रॉनिक साइन, ई साइन या आधार बेस्ड ओटीपी आ जाएगा, उसे साइन करेंगे और उसके बाद 2 या 3 दिन लग जाते हैं इस अकाउंट को एक्टिवेशन होने में। तो इसके बेनिफिट्स क्या है मैंने अभी बताया। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टैक्स बेनिफिट आएगा कि अगर हमने स्टॉक ऑलरेडी 8 मंथ, 9 मंथ या 10 मंथ होल्डिंग में रखा है, तो हम अगर सेल करेंगे तो हम उनको सेल नहीं करना चाहते हैं। जो रिसेंटली बाइड स्टॉक है हम उनको सेल करना चाहते हैं, तो हम पुराने स्टॉक्स को, जो एडिशनल अकाउंट है जो हम डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसमें ट्रांसफर करेंगे। जब वो ट्रांसफर हो जाएंगे तो जो हमारा प्राइमरी अकाउंट है, तो प्राइमरी अकाउंट में नए स्टॉक्स रहेंगे और हम उन स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। और जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेकेंडरी अकाउंट से जो 9 मंथ होल्डिंग पे थे जब मैंने स्टॉक सेल किए थे, उनको 1 साल के बाद मैं अपने प्राइमरी अकाउंट में ला सकता हूं और 1 साल के बाद उनको सेल कर सकता हूं, जिससे मेरा टैक्स 8.5% का बच सकता है। दूसरा बेनिफिट है, कभी हम सपोज कैप्सूल 1.0 के हिसाब से हमने स्टॉक्स बाई किए। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फार्मर्स के लिए मैं कैसे शेयर्स को सेव करूं, सनफ्लावर्स के लिए कहाँ रखूं, और जो ये हैं सीड्स हैं उनके कहाँ रखूं। तो ये इस फैसिलिटी से हम जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होंगे उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं सेकेंडरी अकाउंट में, और प्राइमरी अकाउंट से जो सीड्स के लिए वो रखे स्टॉक्स हैं उनको सेल और बाय कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं वो हम सेकेंडरी अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब ये इस फैसिलिटी से ये होता है कि हमें सिंगल यूजर लॉगिन चाहिए। जीरोधा मैंने अपने लैपटॉप पे कंसोल में लॉगिन किया, तो वहीं से मैं सेकेंडरी अकाउंट के स्टॉक्स भी व्यू कर सकता हूं, और जो मेरे प्राइमरी अकाउंट स्टॉक्स हैं वो भी मैं व्यू कर सकता हूं। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका। नेक्स्ट स्लाइड। अब जब हम सेकेंडरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसमें जीरोधा क्या चार्जेस लगा लेता है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ नहीं है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस फी जो है वो 300 रुपीज है। 300 प्लस 18% जीएसटी, ये आपको एनुअली देना पड़ेगा। प्लस जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं प्राइमरी अकाउंट से कोई स्टॉक सेकेंडरी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, या मैं बैकअप अकाउंट बोलूंगा, बैकअप अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो हर ट्रांसफर के लिए 13 रुपीज प्लस जीएसटी
ये ऑलमोस्ट 15 रुपीज आता है। तो 15 रुपीज आपको ट्रांसफर के लिए आप सेकेंडरी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, उसके लिए 15 लगेगा। और जब आप सेकेंडरी से वापस ला रहे हो प्राइमरी अकाउंट में, उस टाइम पे भी 15 रुपीज के चार्जेस लग जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक सवाल था मेरा, जी जी, ये पर शेयर रहेगा या फिर जो भी शेयर रहेंगे पूरे के ऊपर 13 रुपए क्वेश्चंस लास्ट में रखें बिलाल भाई, क्वेश्चंस लास्ट में। जी जी, ठीक है। आप ये क्वेश्चन लास्ट में पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ इसका जवाब। क्योंकि मैं आप लोगों के बाद एक ब्रीफ समरी भी दूंगा इन दोनों टॉपिक पे, उसके बाद क्वेश्चंस। जी जी, हाँ। अब कॉर्पोरेट एक्शन कहीं पे होता है, कोई मुझे बता सकता है बोनस शेयर्स और स्प्लिट स्टॉक स्प्लिट में फर्क क्या है? स्प्लिट पूरा हो जाता है, बोनस एक्स्ट्रा में मिलता है सर। हाँ, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जो रिजर्व होते हैं कंपनी के, प्रॉफिट होते हैं, वो प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी देना चाहती है, तो वो उन्हीं प्रॉफिट्स में कुछ एडिशनल शेयर्स प्रोवाइड कराते हैं जो स्टॉक होल्डर्स को दिया जाता है। सुप्लिट में क्या होता है कि आपके पास जो स्टॉक्स होते हैं उन्हीं को सुप्लिट किया जाता है। अब अगर आपने सपोज 10 रुपए का शेयर आपके पास है, तो उसको सुप्लिट किया जाता है, आपके पास 5 रुपीज के 2 शेयर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। अब आपने सेकेंडरी अकाउंट बना दिया, अब आपने ट्रांसफर कर दिया प्राइमरी से कुछ स्टॉक, सपोज आपके पास 100 है, तो 50 आपने प्राइमरी में रखे सीड्स के लिए, और 50 आपके लॉन्ग टर्म है, वो आपने सेकेंडरी में रखे। तो इसके बाद कंपनी ने कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस किया, सपोज बोनस या स्टॉक स्प्लिट किया, तो जो आपके प्राइमरी में आपके स्टॉक्स हैं, तो बोनस शेयर्स या स्टॉक स्प्लिट प्राइमरी पे वहीं पे आपके इस प्राइमरी अकाउंट में एड अप हो जाएंगे, और सेकेंडरी अकाउंट में जितने शेयर्स हैं तो उनके बोनसेस या उनके स्टॉक स्प्लिट वहीं पे सेकेंडरी अकाउंट में ही एड अप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये मैंने बताया कि इसका यूजेज का क्या है, कि इसका यूजेज आप कंसोल से ही व्यू कर सकते हो। आपके मोबाइल एप्लीकेशन काइट जो है जीरोधा का, वहां से आपके सेकेंडरी अकाउंट के स्टॉक्स व्यू नहीं हो जाएंगे। आपको कंसोल में लॉगिन करके आप उनको व्यू कर सकते हो, और कंसोल से ही आप ट्रांसफर कर सकते हो प्राइमरी से सेकेंडरी अकाउंट, और सेकेंडरी से वापस प्राइमरी अकाउंट में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये सिर्फ ये फैसिलिटी रेजिडेंट इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए है। अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट है या कोई एनआरआई डीमैट अकाउंट है, उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब जब आप ट्रांसफर शेयर करोगे तो आप कंसोल में लॉगिन करोगे, वहां पे सेकेंडरी डीमैट अकाउंट ऑप्शन आ जाएगा, और जब आप ट्रांसफर टू सेकेंडरी डीमैट अकाउंट क्लिक करोगे तो आपको टी पिन देना पड़ेगा, ओटीपी देना पड़ेगा। टी पिन और ओटीपी देने के बाद ही आपके शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे सेकेंडरी अकाउंट में, या सेकेंडरी अकाउंट से वापस प्राइमरी अकाउंट में। ये टी पिन और ओटीपी अलग होगा, जो आपका प्राइमरी अकाउंट में जो आपके पास ऑलरेडी टी पिन और ओटीपी आते होंगे वो अलग है, और सेकेंडरी अकाउंट के लिए टी पिन और ओटीपी अलग से रहेगा। तो ये आपको 2 टी पिन याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट। यहाँ पे पहला बेनिफिट जो मैंने बताया टैक्स प्लानिंग के लिए, कि आप फीफो मैनेजमेंट कर सकते हो। जो पुराने स्टॉक्स हैं आपके पास, वो आप अगर सेल नहीं करना चाहोगे तो वो आप रख सकते हो सेकेंडरी डीमैट अकाउंट में, और जो नए स्टॉक्स आपने लिए हैं उनको सेल कर सकते हो। इट प्रिवेंट्स इम्पल्स सेलिंग। कभी क्या हो जाता है कि अचानक से प्राइस नीचे आ जाता है, और जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स लिए रखे होते हैं तो हम उनको भी सेल कर देते हैं, और फिर मन नहीं करता है उनको दोबारा लेने का। तो ये कैसे प्रिवेंट करता है? क्योंकि जब आप स्टॉक्स को ट्रांसफर करते हो सेकेंडरी अकाउंट में, वो
तुरंत हो जाते हैं, आपके डीमैट से वो उसी टाइम पे डेबिट हो जाएंगे। लेकिन जब आप सेकेंडरी से वापस लाना चाहोगे वो इंस्टेंटली आपके प्राइमरी अकाउंट में नहीं आ जाते हैं, आपको 24 घंटे, एक दिन वेट करना पड़ेगा, वो T+1 डे पे आपके प्राइमरी अकाउंट में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए ये एक एडवांटेज है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने शेयर्स रखे होते हैं सेकेंडरी अकाउंट में, हम उनको तुरंत सेल नहीं कर सकते हैं, हमें एक दिन वेट करना है और हम सेकेंडरी से उनको फिर उसके बाद वापस ला सकते हैं। ये एक एडवांटेज है जो जब हम कैप्सूल 1.0 सीखते हैं तो वहां पे डाउट हो जाता है हमारे लिए कि हम फार्म्स के लिए स्टॉक्स कहाँ रखेंगे, सनफ्लावर्स के लिए कहाँ रखेंगे, सीड्स का इनका, क्योंकि अगर मैंने सेल किया तो उनका एवरेजिंग में डिफरेंस आ जाता है। अभी मैंने 100 शेयर्स लिए, 50 मैंने फार्म्स के लिए रखे, 25 सपोज सीड्स के लिए रखे, 25 सनफ्लावर्स के लिए। अब सनफ्लावर्स के 25 अगर मैंने सेल किए तो एवरेजिंग कॉस्ट जो है फार्म्स का और सनफ्लावर्स का वो मुझे मैन्युअली मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप सेकेंडरी में ट्रांसफर कर रहे हो अपने स्टॉक्स को, तो जो स्टॉक्स आपने सेकेंडरी में डाले अब प्राइमरी में जितने रहेंगे उनकी एवरेजिंग रीइवैल्यूएट हो जाती है और उसी एवरेजिंग कॉस्ट पे आप सेल कर सकते हो। जब आप सेकेंडरी से वापस लाओगे उसके बाद वो एवरेजिंग अपडेट हो जाती है। इतना क्लियर हुआ? जो मेजर एडवांटेज है इसका, एवरेजिंग द स्टॉक्स ऑफ सेलिंग न्यूएस्ट स्टॉक्स। कभी कोई पॉपी स्टॉक हमारे पास रहता है, जो मैंने अभी बताया, पॉपी स्टॉक मैंने 100 पे लिया था, वो 50 पे आ गया। अब अगर मैं प्राइमरी, मेरे पास सेकेंडरी अकाउंट नहीं है, मैं एवरेजिंग कर लेता हूँ, एवरेजिंग 75 हो जाता है, शेयर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो जो मैंने एडिशनल पंप किया था इस स्टॉक से निकलने के लिए, वो कैपिटल भी फंस जाता है वहां पे। तो सेकेंडरी अकाउंट से क्या होगा, आपका जो पापी है वो आपने ट्रांसफर कर दिया सेकेंडरी अकाउंट में, और जो आपने एडिशनल कैपिटल लगाया था एवरेजिंग के लिए, आप उसको थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ गया, अगर आपको लगा कि ये उससे ऊपर नहीं जाएगा, सेल जोन में आ गया, अब नीचे आ जाएगा, तो आप उसको तुरंत सेल कर सकते हो प्रॉफिट पे, और एवरेजिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो और एक एडवांटेज है, जब हम ट्रांसफर कर लेते हैं शेयर्स को सेकेंडरी अकाउंट में, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो उस टाइम पे ये शेयर्स जो हमने ट्रांसफर किए हैं ये उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, मतलब हमें इन पर टैक्स नहीं देना है। अगर हम कोई और डीमैट अकाउंट ले लेते हैं दूसरा अकाउंट, तो वहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक ये समझ लीजिए, ये बैकअप स्पेस रखा है ब्रोकर ने, जहां पे हम शेयर्स ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ना, यही लास्ट नहीं, हाँ यही देखो, मैं एक बंदा बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स ओपन कर सकता है, ठीक है, एक पैन पे मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी अकाउंट एक ही रहेगा एक डीमैट के लिए, एक ब्रोकर के पास, और उसका जो BOID नंबर होता है वो प्राइमरी का अलग रहेगा और सेकेंडरी का अलग रहेगा, टीपिन भी दोनों अकाउंट्स का अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो ये जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है उनके लिए बनाया हुआ है। और सेकेंडरी अकाउंट, डीमैट अकाउंट अगर हम क्लोज करना चाहेंगे, ये ऑनलाइन अभी क्लोज नहीं होता है, इसके लिए हमें जो ऑफलाइन अकाउंट क्लोजर प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? हाँ, जो बाई, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो बाइंग एवरेज प्राइस होता है जब हम ट्रांसफर कर देते हैं सेकेंडरी अकाउंट में, वो बाइंग एवरेज अपडेट हो जाता है ऑलमोस्ट 3 डेज, 2 to 3 डेज लेता है एवरेजिंग प्राइस को। कभी आप अगर आपने सेकेंडरी अकाउंट बना दिया, एवरेजिंग प्राइस अपडेट नहीं हो जाता, तो आप फिक्र ना करें, 2 या 3 दिन वेट करें, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी अकाउंट के बारे में था। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? जी जबरदस्त, माशाल्लाह।
आपने और कलीमुद्दीन भाई ने एक बहुत अच्छी टॉपिक को छेड़ा है। मुझे लगता है काफी सारे लोग जितने यहाँ पे सेशन में बैठे हैं उसमें से 70 to 80% लोगों को ये पता ही नहीं होगा। क्या भाई सब ऑडियंस में बोलो, मालूम था क्या फीफो क्या है? नहीं सर, मैं मालूम था। सेकेंडरी अकाउंट क्या है? सच बोलो। अब ध्यान से सुनो मेरी 10 मिनट बात अगली, आप लोग इन्वॉल्व हो जाओ। आप लोगों को पता था क्या सेकेंडरी अकाउंट क्या है, फीफो क्या है? बोलो जल्दी जल्दी। नहीं मालूम था, ठीक है। तो अभी क्या करो, फोकस करो स्क्रीन पे। अब आप फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक लिए, आप लोगों का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं देखना चाह रहा हूं ऐसे होता क्या आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक लिए, स्टॉक का नाम क्या देंगे? स्टॉक का नाम कोल इंडिया देंगे। कोल इंडिया। एक इसकी जरा प्रोसेस को समझेंगे। कोल इंडिया जो भी अकाउंट होगा आपका, इट्स ओके। आपने कोल इंडिया के 100 स्टॉक लिए 100 रुपए पे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर ये मेरी जब कोई भी एक दिन था जिसको आप बोल सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को लिए आप 100 स्टॉक लिए 100 रुपए पे, और आपकी जो भी थी प्लानिंग, सीड्स की, सनफ्लावर की, फार्म की जो भी थी प्लानिंग, उसके हिसाब से आप ले लिए। और ये स्टॉक आपके ऑलमोस्ट कितने के हो गए पैसे? 100 into 100 कितना हो गया? बोलो जल्दी। बराबर 10,000 जी। वैल्यू इतनी की है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब ये जो है ना, स्टॉक में लग गए चकले, स्टॉक गिर गया। स्टॉक गिर के इसकी प्राइस हो गई 75 रुपीज। कितनी हो गई प्राइस इसकी? 75। एसएमसी पढ़ लिए थे होंगे, या 1.0 पढ़ लिए होंगे, या डिमांड जोन सप्लाई जोन पढ़ लिए होंगे। बोलते हैं सर जरा सा जाना 25% लॉस हो गया, अब जो है स्टॉक रिवर्स मारने के चक्कर में है। तो अब आप क्या करते? दोबारा 100 स्टॉक लेते। कितने में लेते? ये प्राइस है, कितने में लेते? 75 रुपीज में। तो अभी कितना हो गया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट? 7,500 बराबर। प्राइस भी मिक्स हो जाता, बाई प्राइस इतना ही दिखाता, मगर एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर यहां बदल जाता। ये 100 रुपीज पहले एवरेज दिखा रहा था, अब ये 100 + 75 मिला के कुछ ना कुछ हो जाएगा, शायद 85 या 82 को एवरेज दिखाता। बरोबर बोलिए, 82 का एवरेज दिखाता। ओके, यहां तक आप सही है मेरे साथ जी? ये एवरेज दिखाता। अब आप क्या करते? जैसे ही आप बोलते सर 84 रुपीज पे आ गया स्टॉक, कितने पे आ गया? बोलो एवरेज है 200 स्टॉक का एवरेज प्राइस 82 रुपीज है। जैसे ही आप बोले 84 खुश हो जाते, रॉकेटा उड़ा लेते, सीधा बोलते हैं अच्छा हुआ सर, अब मैं कुछ स्टॉक जो है ना स्विंग के लिए बुक कर लेता हूं, कुछ स्टॉक्स सनफ्लावर फार्म के लिए छोड़ता हूं। बोल के क्या करते आप? धड़ाम से जो है आप बोलते मैं 100 स्टॉक बेच देता हूं, 100 स्टॉक सेल कर देता हूं। ध्यान दो, अब आप जब 100 स्टॉक सेल करेंगे, आपको दिख रहा था 82 रुपीज पे मैं सेल करा। 200 स्टॉक थे सर, 200 स्टॉक थे 82 रुपीज पे एवरेज दिखा रहा था मेरे पोर्टफोलियो में, और मैं 84 या 85 भी ना को 90 रुपीज पे सेल करूं सर। आपको लग रहा है प्रॉफिट दिख रहा है, एवरेज प्राइस से 90 रुपीज तो 8-7% प्रॉफिट है, 9% प्रॉफिट, 100 निकल देता हूँ। आवाज कट रही सर, फार्म जी आवाज आ रही नहीं आ रही? आवाज कट रही सर आपको? आवाज कट रही। अभी आवाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई आवाज आ रही है? अभी भी नहीं। वो एक मिनट वेट। एक मिनट वेट करें जब तक डॉक्टर साहब फिर से रिज्वाइन करेंगे। बोली आवाज भी क्लियर? जी आ रही है। ओके, अब मैं जहां आपको छोड़ के गया था, आप बताओ पहले 100 रुपए में कोल इंडिया लिए 1 जनवरी को, 2-3 महीने में स्टॉक 25% गिर गया। अब मार्च के महीने में आप 82 रुपीज से बाई करे, अब वो स्टॉक 90 रुपीज पे चला गया,
एवरेज 75 रुपीज पे बाई करे, एवरेज 82 या 84 दिखा रहा था, वो 92 या 90 रुपीज पे चला गया। अब आप वहां दिमाग चला रहे, मेरा पूरा स्टॉक पोर्टफोलियो ग्रीन में हो गया है, मैं 100 स्टॉक बेचता हूं। तो जब आप बेचते तो आपने प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा? अब मुझे जवाब दो। वो 100 स्टॉक प्रॉफिट में बेचे कि लॉस में बेचे? प्रॉफिट में। रुको रुको रुको, कौन कौन बोल रहा प्रॉफिट में? जरा हाथ उठाओ। लॉस में बेचा। लॉस में क्यों बेचे? एवरेज प्राइस से तो 10 रुपए ज्यादा बेचे ना। पहले वाला किया था हमने, वो 100 पे लिया था इसी के लिए। 100 स्टॉक लिए थे अपने, 100 रुपीज का लिए थे। सेकेंड 1-2-3 महीने के 25% गिरा, बस 75 रुपए पे लिए थे। एवरेज कुछ भी दिखाने दो, 82 83 एवरेज दिखा रहा था, बाद में आपने 92 95 पे भी बेचे तो भी 100 स्टॉक, इवन 99 रुपीज पे भी आप 100 स्टॉक बेचेंगे तो भी आप लॉस में बेचेंगे। जैसे आप इसको बेचते, एवरेज के साथ आपका 10% प्रॉफिट दिखा रहा था, जैसे आप 100 स्टॉक को बेचेंगे प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, जो भी था डिफरेंस ऑफ 100 रुपीज से 90 पे बेचे तो 10% लॉस, 95% पे बेचे 5% लॉस, 98% पे रुपीज बेचे 2% लॉस। जो रिमेनिंग जो 75 थे वो एवरेज 82 नहीं होता, 75 पे एवरेज गिर जाता, फटाक से आपके अकाउंट में दिखाता कि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया है। तो दैट मींस फर्स्ट इन वाले स्टॉक फर्स्ट आउट हो गए और आपने एक्चुअली में लॉस बुक किया है। क्या ये कभी किसी के साथ हुआ है? बताओ। हाँ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। वेरी गुड, मेरे साथ बहुत जबरदस्त हुआ है। तो अब अपने को पहले तो यहाँ पे मैंने फीफो समझा दिया, अब सेकेंडरी अकाउंट है, बहुत सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। एक आदमी है, ये सॉरी एक सेकंड रुको, मेरा पिक्चर सही नहीं डालता। ये आदमी है, ये है इसका क्या है, ये क्या है, ये जेब। हाँ। जेब, ओके। अब पैंट पहन रहा हूं, पैंट के पीछे भी एक जेब रहता, ये सामने रहता है पीछे रहता, करेक्ट जी। मेट्रो में जाने, बस में जाने, चिल्लर खर्चे को पैसे कहाँ रखता हूं? ये जेब में रख रहा। ये हो गया आपका प्राइमरी अकाउंट। कौन अकाउंट है ये? प्राइमरी। हाँ, सैलरी मिली या जबरदस्त कहीं से तो कमीशन मिला, पैसे मिले, तो उन्हें बड़े बड़े नोटा कहाँ रखता? सेकेंडरी अकाउंट। ये नेचर है नहीं है, बताओ सब लोगों की। जी सर जी, समझा नहीं? ओके, समझ में आ गई बात आपको। अब वही जो है कोल इंडिया शेयर्स, आप 100 रुपए के 100 स्टॉक खरीदे 10,000 रुपए में। अब वो स्टॉक पनौती लग गई थी, 50% गिर गया। कितने परसेंट गिर गया? 50%। तो और एक आपने एवरेज किए 100 रुपए के 50 रुपए पे 5,000 रुपए के। तो याद रख ले 5,000 का यहाँ की इस वैल्यू पे जो भी करंट प्राइस जाएगा उसके हिसाब से आप ये बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से ये लॉस कम होता जाएगा। अब आप बोले कि रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए, जबरदस्त आ गए, और एक 100 रुपए के स्टॉक मैं 55 रुपए पे ले लेता हूं, जरा स्टॉक यहां से भागने लगा। तो अब बेसिकली आपके पास 3 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बट जो आपकी होल्डिंग में तीनों का इकट्ठा 300 रुपए का मोटा मोटा कुछ एवरेज 70 या 75 रुपीज एवरेज बाई प्राइस दिखा रहा हूं। अब मसला ये है कि हम लोग क्या कर रहे, पहले तो आपने 10,000 का कैपिटल चिपका दिया, 5,000 रुपए लॉस है, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे 50 रुपीज पे आ गया 50%। अब ये लगाया आप यहाँ पे 5,000 रुपए, तो 5,500 रुपए का प्रॉफिट है। इतने वाले स्टॉक पे 55 रुपीज चल रहा है। अब यहाँ पे आपने 55 रुपीज पे लगाए हैं, तो हो सकता है आपका स्टॉक यहां से जरा 70 रुपीज तक जाए, 70 तक जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं इंडिविजुअली इन स्टॉक्स को कैसे निकालूं, क्योंकि अभी तक के जितने भी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस है वो ये फैसिलिटी नहीं दे रहे थे। अब आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं जिसको आप बोल सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अकाउंट। अब मैं आप लोगों को ये गेम चेंजर है, क्यों बताता हूं। प्राइमरी अकाउंट में अगर आप जाके ट्रेड बुक देखो या ब्रेकडाउन दिखाता ज़ीरोधा में, ब्रेकडाउन को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी तारीखों में आपने कौन से स्टॉक लिए। तो ये 2 तरीके से बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट भी है और पापी स्टॉक से निकलने का एक राज है। अब मैं मेरा लाइव एग्जांपल बताता हूं। ज्योति सीएनसी मेरा 30% लॉस पे चला गया। कितने परसेंट लॉस पे चले गया बोलो? 30%।
अब मुझे क्या है, इसमें दो परचेजेस है, फर्स्ट परचेज है, सेकेंड परचेज है। फर्स्ट परचेज में हो सकता है मैं 300 रुपए एग्जाम्पल समझ लो लिया हूं, अब सेकेंड परचेज जो है ना 250 रुपए का लिया हूं। अब वो स्टॉक 250 रुपए से 275 तक आ रहा, बार बार कहां तक आ रहा उन्हें बोलो, 475। अब आप बोलो मैं जब भी इसमें एवरेज कर रहा हूं, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा, मैं पूरा इससे नहीं निकल पा रहा हूं, पूरा मैं 300 के ऊपर नहीं आ रहा। स्टॉक क्या कर रहा, 250 की सीएमपी प्राइस से 275 280 तक आ रहा, गिर जा रहा। तो अब मैं एवरेज इसके लिए किया था, अब मैं उसमें नहीं निकल पा रहा हूं। तो आप क्या कर सकते, अब ज़ेरोधा में ये फैसिलिटी है, आने वाले दिनों में, अभी 2025 जुलाई से ये फैसिलिटी शुरू हुई है, आने वाले 6-8 महीने में सब ब्रोकर्स में आ जाता, आराम से आपके पेशेंट स्टॉक्स को सुकून से ट्रेड टॉनिक फंड दे सकते। चलो अब मैं ज्योति का एक एग्जांपल दिखाता हूं, अब आपको लाइव में, क्योंकि इन्होंने हमारे स्पीकर्स ने तो जबरदस्त बता दिया आपको। अब आप बताओ कि यहाँ पे जरा फ्रेश ले लेता हूँ चार्ट, यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ, जो ज्योति सीएनसी चाहिए था मुझे, JYO ओके, कहां पे, ये लो। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई स्टॉक जो है ना, यहाँ पे एक सेकेंड, स्क्रीन नजर आ रही है ना, ओके। अब आप बोलेंगे सर स्टॉक में यहाँ पे ले लिया, गिरते गिरते यहाँ पे आए, छोटे छोटे जो ना एक क्या बोलते पुल्स दे रहा, यहाँ पे कितने का दे रहा, 14% का, यहाँ पे कितने का दे रहा, 20% का। तो अब मैं इसको मार्क कर लेता हूं, अगर आपके पास ज्योति के 300 शेयर एवरेज में इस तरीके से 25-30% लॉस पे हैं, बट जब आपने सेकेंड एंट्री की होगी, थर्ड एंट्री की होगी, तो आप इन सेकेंड और थर्ड एंट्री को प्राइमरी अकाउंट में शिफ्ट कर लो। तो पहली एंट्री थी जो सबसे ज्यादा बड़ा लॉस दिखा रहा, क्योंकि पहली एंट्री से अगर आप उन क्वांटिटी को देखेंगे तो 30 से 40% लॉस है, मार्केट बेरिश है, प्रॉफिट तो छोड़ो, कैपिटल फंस गया है, कुछ तो कैपिटल तो मिल जाए। तो फीफो की टेक्निक समझ में आ गई, सेकेंडरी अकाउंट समझ में आ गया। अब आप क्या कर सकते, इन 300 में से उन पहले 100 पनौती स्टॉक्स को शिफ्ट किधर करोगे, कौन से जेब में शिफ्ट करोगे बोलो, सेकेंडरी में शिफ्ट कर दो। सिर्फ ऑफलाइन मार्केट ट्रांजैक्शन होता, एक दिन में वो शेयर शिफ्ट हो जाते, पूरा डिटेल हमारे बिलाल भी बता दिए। अब जो रिमेनिंग जो स्टॉक्स थे, अब जो सेकेंड एंड थर्ड वाले पापी स्टॉक्स वो भी है, मगर इनका बड़ा पाप नहीं है, इनका 10% 15% इनका लॉस दिखाएगा। आपने टॉनिक दिया था इन पहले वाले 100 को सपोर्ट करने, अब एसएमसी स्टडी हो या क्रॉसओवर स्टडी हो या वाटरफॉल स्टडी हो, तो इन वाले जो 10-12% के जब करेक्शंस आते यानी रन आता, तो उसमें आप बगैर, सुन लो बात, बगैर टॉनिक दिए सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री के स्टॉक्स में से आप निकल सकते हैं विद प्रॉफिट्स। होप मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। क्या समझ में आया, नहीं सिर पे से चला गया पूरा, बोलो। समझ में आया सर। ओके, अब आप लोग इसके अंदर काफी सारे चीजें हैं, जैसे पीपीटी में बताया गया कि ये अकाउंट सिर्फ एक दिन में बन जाएगा, 48 आवर्स मैक्सिमम में बन जाएगा। अब अगर आप पूछूंगा कि सेकेंडरी अकाउंट, अब मैं पहले बार जब मैंने 2 महीने पहले इसके बारे में हमारे टीचर्स को कहा था, तब सिर्फ 2 डीमैट में था, सेकेंडरी अकाउंट फैसिलिटी इन ट्रेडिंग टर्मिनल्स विच ऑल आर गिविंग। मैं इसी से सवाल पूछा, बाद में क्लैरिफाई करा, तो जब उस टाइम पे ज़ेरोधा और आईसीआईसी डायरेक्ट में था। अभी आप देख सकते हैं कि ये फैसिलिटीज 4 ब्रोकर एप्स दे रहे हैं, ज़ेरोधा दे रहा है, ठीक है, और आपको एक सेकेंड मेरा सा, अभी ये स्लोली रन कर रहा है, ओके। फ्रायर्स में भी दे रहा है, देखिए फ्रायर्स में भी ये दे रहा है, मल्टी ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं उसको, या सेकेंडरी। एक्सप्रेसो में भी आ गए, काफी सारे जगह पे अभी मल्टी ट्रेडिंग अकाउंट का फैसिलिटी है, और आप लोग चाहे तो अपने अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं, उसका नाम होना चाहिए सेकेंडरी ट्रेडिंग अकाउंट, जो अभी बिलाल भाई ने बताया कि वो कंसोल में दिखेगा। अच्छी चीज क्या है, वो आपके लॉगिन के बाद, जैसे अब ज़ेरोधा में तो फैसिलिटी 1 साल से है, प्राइमरी अकाउंट ही अपीयर होता है, यानी अगर आपने जो शेयर्स प्राइमरी में रखे हैं, नए शेयर्स प्राइमरी में रख लो, पुराने जो 20, 30, 40% के उनको सेकेंडरी में शिफ्ट कर दो। आने वाले महीनों में मौसम अच्छा बदलेगा तो स्टॉक्स अगर
30-40% खुद से रिकवर करने दो। बट जब आपने किसी को टॉनिक दे रखा है, एवरेज कर रखा है, उसका तो एटलीस्ट प्रॉफिट निकाल कर, अगर वो जो स्टॉक्स 40-50% फंसे हैं, 10-15% की रैलीज दे रहे बट वापस गिर जा रहे, तो एटलीस्ट उस रैलीज में आप अपना फंसा हुआ कैपिटल निकाल सकते हैं। चलिए, मेरे तरफ से आप लोगों को मैसेज देना था, मैंने मैसेज कन्वे किया है। आप कितना समझे नहीं समझे आप पूछते जाइए, डाउट्स में क्लैरिफाई कर देता हूं इंशाल्लाह। बोलिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जी हेलो। चलिए जल्दी जल्दी डाउट्स पूछिए। नहीं, मेरा एक डाउट है जी। अब ठीक है, ये सिस्टम तो अच्छा है, मैं पहले देखा था। अभी यानी अभी हमेशा हमें मंथ का लेना, उसके बाद सनफ्लावर। अगर मिसाल तौर पे कैप्सूल 0 का प्लान करे, पहले सनफ्लावर का ले लिए कोई 100 सनफ्लावर का ले लिए, ठीक है। बाद में मंथ का स्टार्ट हुआ, तो अब हमें फोर्सफुली सनफ्लावर का सेकेंडरी में मूव करना पड़ता। कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल को, आपके क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। जैसे कि अच्छा माहौल था, स्टडी अच्छा कर लिए, हिंदुस्तान कॉपर, आपने हिंदुस्तान कॉपर को नवंबर में होमवर्क स्टॉक में दिए थे, आपने 100 स्टॉक ले लिए, 100 स्टॉक ले लिए करीब 400 रुपए पे, अब वो चले गए 600 रुपए पे। अब यहाँ पे आपका दिल बोला, आपने सनफ्लावर के लिए लिए थे, वहां पे आपने फार्म के लिए भी दोबारा 100 स्टॉक डाल दिए, 600 रुपए पे एंट्री लिए थे, वो 700 रुपए पे चला गया। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भाई मुझे तो फार्म रखना है, मैंने सनफ्लावर के लिए लिया था। अब आप यहाँ पे ना सनफ्लावर वाले क्वांटिटी को फार्म में तब्दील करके इन 100 क्वांटिटी को बदल दो और चेंज कर दो सेकेंडरी अकाउंट में या सेकेंडरी डीमैट में ट्रांसफर कर दो। इन वालों को, क्योंकि एक ऑलरेडी रैली दे चुका है, 400 रुपए से 700 रुपए तक की रन हो चुकी है उसकी, अब ये यहाँ पे डेली 920 क्रॉस डाउन हो रहा, तो यू डोंट हैव टू रिमूव दीज स्टॉक्स। ये वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में डाल दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने नवंबर से लिए थे और भी इसकी चार्ट या स्ट्रक्चर चल रहा, तो आप इसका मैक्सिमम प्रॉफिट देखो। 400 रुपए वाले 600 पे गए तो 50%, आगे 800 भी जाएंगे करेक्शन के बाद। तो यू कैन शिफ्ट दी सनफ्लावर और सीड स्टॉक्स टू दी सेकेंडरी अकाउंट फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब यहाँ पे जो सेकेंड या थर्ड परचेज सेम स्टॉक में किए विद इट्स जर्नी, उनके जर्नी के उन जगह पे अगर वो क्रॉस डाउन होने जा रहे हैं, तो वो जो आप चाहते वो क्वांटिटी सेलेक्ट करके प्राइमरी अकाउंट में रखो। याद रखो, ओनली यू कैन सेल द प्राइमरी क्वांटिटी स्टॉक्स, सेकेंडरी क्वांटिटी में कोई ट्रेडिंग नहीं होती। सेकेंडरी क्वांटिटी वो आपका पैंट का जेब है, पीछे रख सकते बटवे में, उसको बेचना है तो वापस उसको प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, 1 से 2 दिन ट्रांसफर का टाइम लगता है। डाउट क्लियर हो गया आपका? जी, चलिए जी, वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था, जैसे 300 शेयर लिए, उसमें 100 शेयर और ऐड करे, और उसको जो है तो सेकेंडरी डिमैट अकाउंट में 100 शेयर ट्रांसफर किए, तो जो 300 लिए 100 ऐड करे। पहले यहाँ पे इस 300 शेयर की कुछ स्टोरी तो हुई होगी ना, आगे ऊपर गए नीचे गए कुछ तो हुए ना हालत। जी जी, मतलब 300 शेयर जो है तो वो फॉर एग्जांपल 400 में लिए। हाँ हाँ, ठीक है, 400। और वो गिर गया जो है तो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज गिर गया हो। हाँ, गिर गए, 300 पे चले गए। बोलो जी, फिर उसके बाद 100 शेयर और ऐड कर लिए, मतलब गिरी हुई प्राइस पे 100 इंटू 300। बोलो नेक्स्ट। तो इसका जो एवरेज प्राइस आएगा, ठीक है सर, जो भी आएगा, तो उसको सेकंड डिमैट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एवरेज प्राइस ट्रांसफर नहीं होता। हर एक स्टॉक का एक लीगल प्राइस होता और उसका लीगल कॉन्ट्रैक्ट रहता। हमको वो एवरेज प्राइस सिर्फ दिखाने के लिए ट्रेडिंग ब्रोकर एप्लीकेशंस दिखाते हैं आपको, उसका एक्चुअल प्राइस नहीं होता। हर एक शेयर की एक्चुअल प्राइस जो आपने एक्चुअल बाई मारी रहती है वही रहता है। समझ में आ रही बात आपको? ओके, यानी आप अगर यहाँ से 300 में से 150 स्टॉक में ट्रांसफर करता हूँ सर, एवरेज जो प्राइस दिखा रहा वो ट्रांसफर होता क्या? नहीं रे भाई साहब, इन 150 का इन्हीं 300-400 रुपए में ही ट्रांसफर होता सेकेंडरी अकाउंट में। ओके ओके, वही पूछना था सर, थैंक यू। डाउट क्लियर हो गया आपका? जी 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 सर, मैं जल्दी समझ जाता हूँ क्या डाउट रहता है, तो आप लोग पूछते जाओ। ये गेम चेंजर है आने वाले दिनों में। जैसे मार्केट बदलेगा या नहीं भी बदल रहा है, तो आप अपने फंसे हुए कैपिटल को लेके घर चला ले सकते। समझो बात को। मैं ज्योतिष, अब अगर मेरे पास सेकेंडरी अकाउंट खोल लिया होता, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेकेंडरी अकाउंट 90% खुल गया है, सिर्फ जरा सा बाकी है। ईमेल आया है, नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे तक खुल जाएगा इंशाल्लाह।
सवाल पूछो। अच्छा सर, एक डाउट सर, सेकेंडरी मार्केट में पहले मैंने मान लो कि 300 में एवरेज में लिया था, तो बाद में 200 में आ गया, तो रुको रुको, आपका क्वेश्चन समझो, पहले वाले स्लोली बोलो, स्क्रीन पे समझाता हूँ। स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही? स्क्रीन नजर आ रही है अब्दुल्ला? दिख रही सर। हाँ बोलो, आपका क्वेश्चन पूछो, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। मतलब एक बार मैंने सेकेंडरी अकाउंट में ले लिया, बाद में और सेकेंडरी कुछ अकाउंट में स्टॉक्स बाई नहीं होते। डाउट क्लियर? सेकेंडरी नहीं, अकाउंट में जो नहीं, शर्ट मेरा सोल्व ये नहीं है सर। नहीं, मैं आपका सवाल सुन लेता हूँ, सुन लो, मैं यहाँ पे ऑब्जर्व। पहले पैसे शर्ट की जेब में जाते, बाद में एक्स्ट्रा होने के बाद या 500 नोट आने के बाद यहाँ जाते। लॉजिक समझो। अब क्वेश्चन पूछो। पहले एक बार मैंने ट्रांसफर कर लिया, बाद पहले में आपने दोबारा क्या लिया? ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? पहले आप प्राइमरी अकाउंट में ही बाई एंड सेल होते, इतना रख लो। आपने जो भी लिया पहले प्राइमरी अकाउंट में बाई कर लिया, ठीक है सर? बोलो आगे बोलो। एक बार मैंने तो प्राइमरी अकाउंट से तो ले लिया, मतलब ट्रांसफर कर लिया, दोबारा मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ सुनो क्या? सुनो भाई, आप वही सवाल सर। पहले बाई करे बोलो, ट्रांसफर वर्ड यूज मत करो, पहले बाई करे बोलो। जी डॉक्टर साहब, असल में उनका सवाल ये है कि पहले बाई कर लिए थे और सेकेंडरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, फिर सेकंड वेरी टाइम गुड। फिर बाई किए कम में, और उसके बाद फिर ट्रांसफर कर सकते हैं कि सेकेंडरी बाई अकाउंट कर में एक सेम? सकते, वो आपका देखो, इनको चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट वाले या ब्रोकर को चाहिए ये ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे उनको मिल रहे कितने रुपए? बोलो बोलो। 15 रुपये। हाँ बस आंसर मिल गया। यानी आप प्राइमरी से सेकेंडरी में डालोगे 15, सेकेंडरी से प्राइमरी में डालेंगे 15। भाई आप और मैं यहाँ बैठे 100 लोग, 100 लोग अगर 100 ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनको 15 × 100 ट्रांजैक्शन एक ही दिन में कितने मिल गए? 1500 रुपए मिले ना। आप करोड़ों लोग ट्रांसफर कर रहे तो हर रोज ट्रांजैक्शन है, ये एक रकम का उनके लिए बिजनेस है। प्लस हर साल का 350 रुपए एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, बिल्कुल कर सकते आप। मल्टीपल नंबर एडवांटेज क्या है सर? हाँ जी, किसका सवाल है? चलो वालेकुम सलाम। नहीं, किसी ने पूछा एडवांटेज क्या है, पूरी कहानी सुन लिया, एडवांटेज क्या है पूछ रहे यार आप तो अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, सेकेंडरी अकाउंट में डालने के लिए चार्जेस भी लगेंगे क्या उसमें? बोले ना जी, 15 रुपए लगते, अकाउंट ओपनिंग के 350 रुपए लगते, जीरोधा के पैसे से, और अकाउंट ओपन होता, सेकेंडरी अकाउंट खाली पड़े रहता। अब आपकी चॉइस रहती है कौन से उसे शेयर, कितनी क्वांटिटी, कब कब परचेस किए, वो क्वांटिटी दिख के आती है आपको, कौन से डेट पे कितने क्वांटिटी खरीदे, उन क्वांटिटीज को आप टिक 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 करो, सेलेक्ट करके ट्रांसफर क्लिक मारो, वो ट्रांसफर चले आते। वो भी ट्रांसफर सीडीएसएल टू सीडीएल जाते। सीडीएसएल टू सीडीएसएल का मतलब प्राइमरी अकाउंट का सीडीएसएल अलग है, सेकेंडरी अकाउंट का सीडीएसएल अलग है। डाउट क्लियर? जी सर मेरा एक सवाल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे डीमैट अकाउंट के लिए तो क्या बोलो बोलो, जल्दी पूछो क्वेश्चन। इतना बेहतरीन सेशन हुआ है, समझ में आया तो क्वेश्चन भी आएंगे, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। जी खिजर, आपका सवाल है? जी सर। सर मैंने पहले 100 शेयर बाय किया, तो शेयर जो है नीचे चले गए, 80 पे चले गए या 75 पे चले गए। 100 रुपए के शेयर 75 पे चले गए जी। तो फिर मैंने उसको एवरेज और 100 शेयर करके मैंने उसको एवरेज कर लिया, और 100 शेयर खरीदे 75 रुपीज पे, एवरेज कर लिए, ठीक है जी। अब मैं पूरे शेयर बेचना चाह रहा हूँ। पूरे शेयर बेचना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये शेयर्स के अमाउंट कम आएगा या एवरेज जो करे थे अपन वही आता है? आप कितने पे बेचना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप बाई का रेट बोल दिए, 100 रुपए पे खरीदे, 75 पे खरीदे। सेल का ये एवरेज जितना भी हुआ जी, अभी 80 रुपीज एवरेज हुआ, 80 रुपीज एवरेज हुआ। अगर आप पूरे शेयर मिला के सेल करेंगे तो लॉस में है। आप इन 100 शेयर को प्राइमरी अकाउंट में रखते हुए, पहले तो इसकी जो दोस्ती थी ना पुराने शेयर के साथ, ये दोस्ती को तोड़ना पड़ेगा। इन 100 को शिफ्ट करो सेकेंडरी अकाउंट में, ये सिर्फ दिख के आते हैं, बाकी के 100, और आपको यहाँ पे 75 का एवरेज प्राइस दिखाता है और 80 रुपीज का
करंट प्राइस दिखाता हूं, तो 5 रुपए प्रति शेयर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो 100 शेयर अब ये सेल करेंगे तो आपको 500 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। जी। डाउट क्लियर? पहले अगर मिला के बेचते तो लॉस में बेचते थे, अब अगर अलग से बेचेंगे तो प्रॉफिट में बेचेंगे। हो गया डाउट क्लियर? जी जी सर। तो नहीं ये सर, इसी में सर सवाल है जो इन्होंने बोला है कि जैसे एवरेज प्राइस अभी 80 का है और हाँ। अभी सीएमपी उसका चल रहा है 85 या 90 का, तो पूरा 100 कंप्लीट जितना भी था सारा बेच दिया मैंने, तो जी। प्रॉफिट नहीं होगा? नहीं भाई, एवरेज देखो, अब आप एक 100 रुपए का एक शेयर खरीदे हैं 100 क्वांटिटी, और 75 रुपीज का एक और एक आपने कुछ दिनों के बाद लिए हैं। अब वो 75 रुपीज के बाद शेयर जरा सा बढ़ के 80 रुपीज पे आया है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये 100 रुपए और 70 पर 5 का एवरेज कितना होता है? कौन है यहाँ के मैथ स्टूडेंट? जल्दी करो। 100 और इसका कितना है एवरेज? 100 रुपीज का और 75 रुपीज का एवरेज कितना होता है? 88 हो रहा। वेरी गुड। तो भाई आप 80 रुपीज में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं सर, हम 88 पे नहीं बेच रहे हैं, हम 90 पे बेच रहे हैं, हम 90 पे बेच रहे हैं। वो तो आपको दिख जाता ना। अभी आप कितने बार आपने ट्रेडिंग में एवरेज किए होंगे ना, तो एवरेज प्राइस दिख के आता है ना। अगर एवरेज प्राइस दिख के आ रहा तो इस फर्स्ट बाई के 100 शेयर 90 रुपीज पे बिकेंगे, मतलब यहाँ का आपको लॉस मिलेगा। यानी यहाँ पे आपने 100 शेयर 100 रुपए में खरीदे, 10,000 रुपए, ये 9,000 होंगे आपको मिलेंगे हाथ में। ये वाले जो 90 पे बेच रहे, देखो ये वाले 7,500 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा आपको। ओवरऑल तो प्रॉफिट होगा ना, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको प्रॉफिट ही दिखाएगा ओवरऑल। जी जी जी, समझ में आ गई बात? तो अब इसमें एक ऑप्शन अच्छा है ना, सेकेंडरी अकाउंट में उन वाले को डालो, ज्यादा प्रॉफिट ले लो और वेट करो दूसरे शेयर में शायद अपने एवरेज को पार कर ले इन दी बुल रन। करेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।